नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलता रहे। आजकल जिसे देखो ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता हुआ दिखता है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग है क्या भला। जैसे गंदे कपड़ों को धोकर साफ करने को लॉन्ड्रिंग कहते हैं, वैसे ही गंदे धन को साफ करने को मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं। गंदा धन मतलब भ्रष्टाचार, नशे या ड्रग्स के अवैध व्यापार, हथियारों के अवैध व्यापार, आतंकवाद जैसे आपराधिक स्रोतों से प्राप्त धन। इस प्रकार प्राप्त धन को जब इस तरह से छुपाया जाता है कि वो वैध स्रोतों से प्राप्त धन लगने लगे तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज है प्लेसमेंट, जिसमें अवैध या गंदे धन को बैंकों आदि में रखा जाता है। दूसरी स्टेज है लेयरिंग, जिसमें इस तरीके से रखे गए धन को बहुत सारे बैंकों, बिजनेसों, खातों आदि में घुमाकर इस तरह से छुपाया जाता है कि वो वैध लगने लगे। और तीसरी स्टेज है इंटीग्रेशन, जिसमें इस प्रकार वैध लगने वाला अवैध धन किसी वैध बिजनेस में लगाकर पूरी तरह से छुपा दिया जाता है। इसके बाद गंदे धन और उसके स्रोत को खोजना लगभग असंभव ही हो जाता है। यूट्यूब के चैनल सेंट लूसिया गवर्नमेंट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो के अंश देखिए, जिसमें इस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया को पूरी तरह से समझाया गया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Money laundering is the concealment of the origins of illegally obtained money, typically by means of transfers involving financial institutions or legitimate businesses. There are 3 steps in the process of money laundering. 1. Placement. This is the movement of illegitimately obtained cash from its source into circulation through financial institutions. 2. Layering. This is the act of concealing the source of that money using a series of complex transactions and bookkeeping tricks. 3. Integration. This is the movement of previously laundered money into the economy, mainly through the financial institutions, and thus such monies appear to be normal business earnings. दूसरी तरफ काले धन का अर्थ है वो धन जिस पर कर नहीं दिया गया है। समझने की बात यह है कि सभी काला धन गंदा नहीं भी हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि वैध स्रोतों से प्राप्त अपनी आय को छुपाकर उस पर कर नहीं देता है तो वो भी काला ही धन है, क्योंकि यह धन आपराधिक स्रोतों से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसे गंदा धन नहीं कहा जा सकता। भारत सहित बहुत से देशों में धन शोधन एक अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम या PMLA बनाया गया है। धन शोधन की आधिकारिक परिभाषा इस अधिनियम की धारा 3 में दी गई है। धन शोधन के लिए अपराध के दंड का प्रावधान धारा 4 में किया गया। PMLA की धारा 3 कहती है धन शोधन का अपराध जो कोई अपराध के आगमों से संबंधित ऐसी किसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप में जिसके अंतर्गत उसका छुपाया जाना, कब्जा रखना, अर्जन या उपयोग भी शामिल है, प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता लिप्त होने का प्रयत्न करेगा या जानते हुए सहायता करेगा या जानते हुए उसका पक्षकार बनेगा या वास्तव में उसमें अंतर्वलित होगा और निष्कलंक संपत्ति के रूप में उसे प्रस्तुत करेगा या करने का दावा करेगा, वो धन शोधन के अपराध का दोषी होगा। और धारा 4 कहती है धन शोधन के लिए दंड, जो कोई धन शोधन का अपराध करेगा वो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। लेकिन जहां धन शोधन में अंतर्विलित अपराध के आगम अनुसूची के भाग क के पैरा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित हैं, वहां इस धारा के उपबंधों का ऐसा प्रभाव होगा कि मानो जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी के स्थान पर जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी शब्द रखे गए हैं। मतलब इन अपराधों के लिए 7 साल की अधिकतम सजा के स्थान पे 10 साल की अधिकतम सजा रखी गई है। इस अधिनियम में एक अनुसूची है जिसमें वो अपराध विनिर्दिष्ट किए गए हैं
जिससे प्राप्त धन को अधिनियम के अंतर्गत अपराध का आगम माना जाता है। यहां विशेष रूप से ध्यान देने वाली दो बातें। पहली तो यह कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराधों की संख्या काफी अधिक है। दूसरी बात यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत धन शोधन के अपराध का दोषी केवल वो व्यक्ति नहीं है जिसने स्वयं धन प्राप्त किया है, बल्कि वो भी है जिसने उस धन को छुपाने में सहायता की है या उस धन का उपयोग किया है। साधारणतया क्रिमिनल लॉ में केवल अपराध करने वाला व्यक्ति ही सजा का भागी होता है, जिससे उसके परिवार और मित्र अपराधी नहीं माने जाते हैं। लेकिन धन शोधन के अधिकांश मामलों में अपराधी के मित्र और परिवार के सदस्य भी धन शोधन के अपराधी बना दिए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सिद्ध करना लगभग असंभव हो जाता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके द्वारा उपयोग किया जाने वाला धन अपराध का आगम नहीं था। जहां एक और यह आवश्यक है कि समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसके लिए कानून में सरकारी एजेंसियों को सभी आवश्यक शक्तियां भी दी जाएं। वहीं लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नैसर्गिक न्याय को अति महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक समाज में आर्थिक अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे अपराधों का दुष्परिणाम पूरे देश और समाज को झेलना पड़ता है और इसलिए इन्हें रोकने के लिए कठोर उपाय करना जरूरी है। वहीं दूसरी ओर इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि सरकारी एजेंसियों को असीमित अधिकार देने से ये एजेंसियां सामान्य जन पर अत्याचार करने के लिए सरकार के हाथ का खिलौना भी बन सकती हैं। सन 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था। पीएमएलए के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो प्रवर्तन निदेशालय को असीमित शक्तियां प्रदान करते हैं। आइए इन प्रावधानों के बारे में जानते हैं। पहला है धारा 24 या सबूत का भार। इस अधिनियम के अधीन अपराधों के आगम से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में धारा 3 के अधीन धन शोधन के अपराध में आरोपित किसी व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय जब तक प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता है, ये उपधारणा करेगा कि अपराध के ऐसे आगम धन शोधन में अंतर्वलित हैं, और किसी अन्य व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण या न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि अपराध के ऐसे आगम धन शोधन में अंतर्वलित हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के ऊपर धन शोधन का आरोप लगाया गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार आरोपी पर होगा, जबकि नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में सबूत का भार अभियोजन पर होता है। फिर धारा 45 अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जिस पर बहुत बातचीत हो रही है। इसको हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यह धारा कहती है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी भी बात के होते हुए भी अनुसूची के भाग क के अधीन 3 वर्षों से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या उसके निजी बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि, अब इसमें 2 शर्तें लगाई गई। पहली शर्त है लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना है, और दूसरी शर्त है कि जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय को यह लिखना पड़ेगा कि उसका समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के समुचित आधार हैं कि आरोपी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान अपराध किए जाने की संभावना नहीं है। तो ये लिखना, पहले ट्रायल नहीं हुआ है और बिना ट्रायल के न्यायालय द्वारा ये लिखना कि वो आरोपी को निर्दोष मानते हैं, ये बहुत ही कठिन बात है, और इसलिए इस अधिनियम में तब तक जमानत मिलने की संभावना नहीं है जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय जमानत का विरोध ना करने का निर्णय करे। फिर एक और प्रावधान है धारा 50 पीएमएलए, और इसके अंतर्गत जो बयान लिए जाते हैं वो न्यायालय में स्वीकार्य होते हैं, जबकि नॉर्मल क्रिमिनल लॉ में धारा 161 सीआरपीसी के तहत जो बयान लिए जाते हैं वो पुलिस के सामने दिए गए बयान के कारण न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होते। तो ये समस्त प्रावधानों के कारण आज स्थिति यह है कि प्रवर्तन निदेशालय किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है और उस व्यक्ति को जमानत नहीं मिलने के कारण बिना ट्रायल के असीमित समय तक जेल में भी रहना पड़ सकता है। यह क्रिमिनल लॉ के इस सामान्य नियम के बिल्कुल विपरीत है कि जब तक कोई व्यक्ति अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको निर्दोष माना जाता है।
यहां पर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर है। बड़ी बात यह है कि अभियुक्त को जमानत नहीं मिलने के कारण वो ट्रायल के दौरान जेल में ही निरुद्ध रहेगा और जेल में रहकर अपने बचाव के लिए प्रकरण की तैयारी करना आसान नहीं है। जहां सामान्य क्रिमिनल लॉ में एफआईआर की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदाय की जाती है और यह अभियुक्त का अधिकार है, वहीं पीएमएलए के तहत दर्ज की गई ईसीआईआर की प्रति भी अभियुक्त को नहीं दी जाती है, इसलिए उसे यह पता भी नहीं होता है कि उस पर आरोप क्या है। अंधेरे में रहकर अपना बचाव करना लगभग असंभव ही है। पीएमएलए के कठोर प्रावधानों के कारण प्रवर्तन निदेशालय का दबाव अभियुक्त के मित्रों और परिवारजनों पर भी रहता है कि यदि उन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध बयान नहीं दिए तो उन्हें भी आरोपी बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए अभियुक्त को अपने मित्रों और परिवारों से भी कोई सहायता नहीं मिलती है। कुल मिलाकर पीएमएलए का आरोपी पूरी तरह से प्रवर्तन निदेशालय और सरकार के रहमो करम पर ही निर्भर हो जाता है। सरकार जब तक चाहे उसे जेल में रख सकती है, न्यायालय से जमानत मिलने की संभावना न के बराबर है। वहीं दूसरी ओर यदि आरोपी की जमानत का विरोध सरकार द्वारा नहीं किया जाए तो वह तत्काल छूट सकता है। इस समय सरकार पर विपक्ष द्वारा यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार द्वारा जमानत का विरोध न करने के एवज में बहुत से विपक्षी राजनीतिक नेता अपने दलों को छोड़कर सत्तारूढ़ दल में शामिल हो रहे हैं और पीएमएलए एक प्रकार से सत्तारूढ़ दल का राजनीतिक हथियार बन गया है। यूट्यूब के चैनल न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बहुत लंबी लिस्ट है विपक्ष के उन नेताओं पे जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने ऐसे नेता हैं, इसकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, गैर भाजपा राजनीतिक दल का हिस्सा थे, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे। सीबीआई ने मुकदमे दर्ज कर दिए और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर ईडी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता है, बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हुए कथाकथित शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, मुख्य अभियुक्त कहे जाते थे। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। सारी जांचें उनके खिलाफ बंद हो गई। Z+ सिक्योरिटी अलग से उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बीजेपी ने दे दी। नारायण राणे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े मंत्री के तौर पे भी रहे। उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए। सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद से ईडी बेहद सक्रिय है। उसने 2021 में 3,985 पीएमएलए के मामले दर्ज किए हैं, जो 2014 के 209 मामलों से काफी ज्यादा हैं। भारत में विपक्षी दलों के लगभग सभी प्रमुख सदस्यों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोनिया और राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदि सभी शामिल हैं। कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि ईडी की समस्या सीबीआई की समस्या से भी विकराल है, क्योंकि ईडी एक खुला हुआ तोता है जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर लगातार उड़ता रहता है। दूसरी ओर सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि सरकार की नीतियां मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रही हैं और प्रवर्तन निदेशालय आंखें बंद किए हुए है। वर्तमान सरकार ने काले धन पर लगाम कसने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया था,
लेकिन न केवल विपक्षी दलों द्वारा बल्कि अनेक बुद्धिजीवियों द्वारा भी कहा जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा साधन बन गया और इसके जरिए अर्थव्यवस्था में नकदी के रूप में फैला हुआ काला धन लॉन्डर होकर बैंक में आ गया। YouTube के चैनल CPI तमिलनाडु पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध सीताराम येचुरी के इसी विषय पर भाषण के अंश देखिए। भाषण का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। That has taken place has been through the demonetization. This has been the biggest diabolical method of money laundering that has been undertaken in independent India. Today, all the money that is demonetized has come back. The Prime Minister says that cash in the to GDP ratio has declined, which is good. Today morning, the data has come out that the cash to GDP ratio is now 90%. 90% of the cash is back in your transactions. So they have no idea of what they're doing, but what they have done is converted all black money into white. They have legalized all your illicit money, your counterfeit money. They have neither been able to reduce terrorist attacks, in fact they have doubled. And the rate of corruption from a 1,000 rupee note has now become 2,000 rupee note. That corruption has actually doubled. So the net result has been what? The net result is exactly like the case of the BJP president's son, that money has been laundered. यह भी कहा गया है कि जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए गरीबों के बैंक खातों का दुरुपयोग डीमोनेटाइजेशन के समय बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। इस बारे में एबीपी लाइव पर इस खबर को देखिए। क्या नोटबंदी के बाद जनधन अकाउंट्स में गरीबों ने जमा किए थे 74,123 करोड़? क्या गरीबों ने ही निकाले जनधन अकाउंट से एक हफ्ते में 2,500 करोड़ रुपए? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह आंकड़ा जनधन अकाउंट का है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के लिए खुलवाए थे। 14 से 21 दिसंबर के बीच जनधन आंकड़ों के जो नए आंकड़े आए हैं उसी से सवाल उठे हैं कि जनधन अकाउंट गरीब ऑपरेट कर रहे हैं या फिर काले धन के ऑपरेटर्स। चुनावी बॉन्डों को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और अवैध घोषित किया है। चुनावी बॉन्डों के बारे में कहा जा रहा है कि इनका उपयोग भ्रष्टाचार के धन को बैंकों के माध्यम से राजनीतिक दलों तक पहुंचाने के लिए किया गया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के विचार इस बारे में सुनिए। का ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग के विरोध के बावजूद इस सरकार ने जो चुनावी बॉन्ड, जिसको अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं, वो जब जारी किए हैं उससे सरकारी भ्रष्टाचार के ऊपर एक अमली जामा चढ़ गया है। चुनावी बॉन्डों का उपयोग कानून के जरिए बड़े पैमाने पर लेयरिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो किया ही गया, साथ ही एक्सटॉर्शन या हफ्ता वसूली के लिए भी किया गया। YouTube की चैनल NCSAT पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। वीडियो को देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए फोर्स करना जो वो करना ना चाहता हो, ब्लैकमेल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपनीज को एक्सटॉर्शन के थ्रू उनसे पैसा डोनेट कराया जाता था। देखो इसमें किसी एग्जांपल से समझते हैं। तो होता क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती थी ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स। ये तीन डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए कुछ कंपनीज पे रेगुलर रेड मारते थे। ये है वो लिस्ट ऑफ कंपनीज। इनमें कुछ बहुत बड़े नाम है, डीएलएफ, आईएफबी एग्रो, यशोदा हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प, हल्दिया एनर्जीज। इन सब कंपनीज पे पहले छापे लगे, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी ने इन पे छापे मारे। ये है उन रेट्स की डेट। अब डेट बहुत आराम से एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि कब उन्होंने बॉन्ड खरीद के डोनेट करा बीजेपी को, विच मींस गवर्नमेंट किसी तरीके से यूज कर रही थी अपनी मशीनरी टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम बिग कंपनीज। और किकबैक्स क्या होता है? देखिए, किकबैक्स का मतलब होता है कि कोई कंपनी सरकार को एक तरीके से ब्राइब दे रही है, पैसा दे रही है, जिससे कि उनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सके। यहाँ पर भी कुछ बहुत बड़े बड़े लिंक्स आए हैं, जैसे मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 900 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को डोनेट करे। और उसके एकदम बाद उनको दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स मिले, थाने बोरावली ट्विन टनल प्रोजेक्ट एंड जोजिला टनल प्रोजेक्ट। सिमिलरली वेदांता ने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाने वाली बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेट करे और उनको राधिकापुर वेस्ट कोल माइन, जिंदल स्टील को पलमा कोल माइन फॉर एक्सट्रैक्शन
कंटेंडर्स अवार्ड हुए। सो इस तरीके से एक्सटॉर्शन एंड किकबैक्स के रैकेट जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू चलते हैं। मतलब ये पहला एनालिसिस है, पहला ग्लांस है बॉन्ड डिटेल्स देखने के बाद। वहीं पे कुछ जगह पर इस बॉन्ड को यूज किया जाता था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, देखिए वो पैसा जो कि इलीगली अर्न होता है, वो पैसा जिसको किसी ने टैक्स पे नहीं करा है, वो पैसा जिसकी आईटीआर अवेलेबल नहीं है, ऐसे पैसे को ब्लैक मनी कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि इस ब्लैक मनी को हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं व्हाइट मनी में थ्रू इलीगल प्रोसेस। अब होता क्या है, मान लीजिए ये कोई बॉन्ड खरीदने वाला है, अब इसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी है। अब ये किस तरीके से उस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करेगा? हो सकता है वो एक शेल कंपनी खोले, शेल कंपनी जो सिर्फ नाम की कंपनी होती है लेकिन उसके अंदर कुछ काम नहीं होता, और उस शेल कंपनी को रजिस्टर करवाए। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन जो सरकार का अपना खुद का डिपार्टमेंट है, खुद का पोर्टफोलियो है जिसको सरकार रन कर रही है। वहां पर इस कंपनी को रजिस्टर करा के उस कंपनी के थ्रू बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं और डोनेशन करी जा सकती है। अब ये जो बंदा है जिसने शेल कंपनी खोली है, हो सकता है ये बंदा कोई एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन हो सकता है बंदा कोई स्मगलर हो, कोई गैंगस्टर हो या कोई क्रिमिनल हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ये तरीका है कि किस तरीके से ये बंदा एक शेल कंपनी खोलेगा, वो शेल कंपनी बॉन्ड्स परचेज करेगी, वो बॉन्ड्स फिर डोनेट किए जाएंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को। इसका भी एक एग्जांपल निकल के आया है क्विक सप्लाई चेन सर्विसेज। अब क्विक सप्लाई चेन सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 130 करोड़ है, मतलब इस कंपनी की पूरी वैल्यूएशन 130 करोड़ है, लेकिन इसने बीजेपी को 410 करोड़ की डोनेशन दी है। तो इस एनालिसिस को खुद समझिए कि कोई कंपनी जिसकी वर्थ ही नहीं है लेकिन वो अपनी वर्थ से 4 गुना ज्यादा डोनेशन दे रही है बीजेपी को। वहीं पे एक और तरीका है जिसके थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये कोई क्रिमिनल है, कोई गैंगस्टर है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और इसके पास 100 करोड़ के अराउंड ब्लैक मनी। अब हो सकता है कि एक ऐसे बंदे को ये पकड़े जिसका बैंक अकाउंट KYC कंप्लायंट हो और उसको बोले कि देखो तुम्हें बैंक में जाके 70 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करने हैं और 30 करोड़ तुम्हारे। मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं KYC कंप्लायंट नहीं हूँ, मेरा ये पैसा ब्लैक मनी है, मैं चाहता नहीं कि सरकार को या बैंक को मेरे पैसे के बारे में पता लगे। और उसके बाद ये बंदा SBI से जाके बॉन्ड परचेज कर सकता है और वो बॉन्ड्स ये इस क्रिमिनल को वापस दे सकता है और ये क्रिमिनल फिर उसको डोनेट कर देगा। तो इस तरीके से भी इस पैसे को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मींस इतना इजी हो गया था इस चीज को करना कि इतना सारा डोनेशन इतने कम टाइम में बीजेपी ने जनरेट कर लिया या कांग्रेस ने जनरेट कर लिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जनरेट कर लिया कि ये चीज आपको अगर ये चीज पहले से पता नहीं थी। देखिए आरबीआई ने इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जरा सोचिए कि एक और तो सरकार मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के नाम पर विपक्षी दलों पर प्रहार करने के लिए पीएमएलए में संशोधन करके अत्यंत कठोर कानून बना रही थी जिसमें आरोपी को जमानत तक न मिल सके, और दूसरी ओर ऐसे कानून बना रही थी जिनके जरिए राजनीतिक दलों को लॉन्डर किए हुए धन का चंदा आसानी से मिल सके। इन कुछ वर्षों में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकांश रेड विपक्षी राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों पर ही पड़े हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने 21 सितंबर 2022 में छपी खबर में बताया है कि राजनीतिक नेताओं पर ईडी छापों में 2014 से 4 गुना की वृद्धि हुई है और इसमें से 95% विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। आतंकवादियों, आर्म्स डीलरों, ड्रग डीलरों पर क्या कार्रवाई हुई, ईडी ने उनके ऊपर क्या लगाम कसी, ये तो कम से कम कहीं दिखाई पड़ नहीं रहा। प्रवर्तन निदेशालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक ईडी ने 5,906 ECIR दर्ज की हैं, जिसमें से केवल 1142 प्रकरणों में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट न्यायालय में फाइल की गई है। केवल 24 प्रकरणों में ही अभी तक न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें 45 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा अभी तक दोष सिद्ध पाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की अपनी जानकारी के अनुसार 2.98% अर्थात लगभग 3% ECIR एग्जिस्टिंग एंड एक्स MP MLA और MLC के विरुद्ध हैं। आम जनता की तुलना में इनका प्रतिशत कितना ज्यादा है यह आप समझ सकते हैं। आप जानते ही हैं कि 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों और अनेक पूर्व मुख्यमंत्रियों और सिटिंग और पूर्व मंत्रियों को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ईडी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 513 व्यक्तियों को ईडी ने अरेस्ट किया है। इनमें से कितने एग्जिस्टिंग और एक्स MP MLA और MLC हैं ये नहीं बताया गया है, लेकिन इनकी संख्या निश्चित रूप से 3% से तो अधिक होगी ही। तब क्या ये सोचने का समय नहीं आ गया है कि कानून में चेक्स एंड बैलेंसेस लाने की आवश्यकता है और ईडी जैसी एजेंसियों की जवाबदेही बेहतर तरीके से तय करने की भी आवश्यकता है। निकेश ताराचंद शाह के 2017 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका में बेगुनाही साबित करने के बोझ को असंवैधानिक करार दिया था। इससे पीएमएलए के आरोपियों को कुछ राहत मिली थी,
लेकिन 2018 में केंद्र सरकार ने एक वित्त अधिनियम के माध्यम से पीएमएलए में संशोधन करके जमानत के समय ही बेगुनाही साबित करने का बोझ वापस आरोपी पर डाल दिया। विजय मदनलाल चौधरी विरुद्ध भारत संघ 2022 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि किसी कानून की संवैधानिकता को दो अलग अलग आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। एक आधार है कि विधायिका के पास उस कानून को बनाने की विधायी शक्ति ही नहीं थी। दूसरा आधार उस कानून के द्वारा संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यदि चुनौती का आधार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है तो कानून के जो हिस्से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन हिस्सों को समाप्त करने पर कानून फिर से प्रभावशील हो जाता है, क्योंकि निकेश ताराचंद शाह के आदेश ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर पीएमएलए की धारा 45 के जमानत संबंधी प्रावधानों को असंवैधानिक करार दिया था। इसलिए 2018 के संशोधन के द्वारा उन हिस्सों को संशोधित कर देने पर निकेश ताराचंद का प्रभाव समाप्त हो गया है और धारा 45 असंवैधानिक नहीं रह गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनेक अन्य विधियों में भी जमानत के संबंध में धारा 45 जैसी शर्तें ही रखी गई हैं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के अन्य फैसलों में उचित ठहराया गया है। इस आधार पर भी धारा 45 में जमानत के संबंध में लगाई गई दोनों शर्तें उचित हैं। संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने माना कि आर्थिक अपराध अत्यंत गंभीर है, क्योंकि वे समग्र रूप से समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और धन के अवैध संचय को बढ़ावा देते हैं। बड़े पैमाने पर समाज और देश को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध होने के कारण जमानत देने की जुड़वां शर्तें ऐसे गंभीर आर्थिक अपराधों की जांच के लिए एक प्रभावी आनुपातिक तंत्र हैं और इस आधार पर भी न्यायालय ने जमानत देने के लिए दोनों शर्तों की पुष्टि की और उन्हें बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अनेक लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू याचिका दायर की। इस रिव्यू याचिका की सुनवाई एक 3 सदस्यीय पीठ द्वारा की जा रही थी, परंतु केंद्र सरकार ने इस पीठ द्वारा सुनवाई के औचित्य पर इस आधार पर सवाल उठाए कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है वह भी 3 सदस्यीय पीठ का ही है, इसलिए रिव्यू याचिका की सुनवाई बड़ी पीठ द्वारा की जाना चाहिए। इस बीच न्यायमूर्ति कौल सेवानिवृत्त हो गए और सुनवाई अधूरी रह गई। अब मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक नई पीठ बनाई जाएगी, तब तक इसके बाद इस याचिका पर पुनः सुनवाई प्रारंभ होगी। इसके अलावा पीएमएलए में सन 2018 के संशोधनों को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि ये संशोधन संसद द्वारा 2018 में एक मनी बिल के रूप में पारित किए गए थे, जबकि इस बिल में मनी बिल के तत्व ही नहीं थे। इस याचिका पर भी सुनवाई अभी लंबित है। यह तो मानना ही होगा कि पीएमएलए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार को असीमित शक्तियां प्रदान करता है, जिसके कारण वे यदि चाहें तो किसी पर भी अन्याय और अत्याचार कर सकते हैं। लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह गए हैं, नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। इसीलिए लोकतंत्र में चेक्स एंड बैलेंसेस को महत्व दिया गया है और भारतीय संविधान में चेक्स एंड बैलेंस के प्रावधान किए गए हैं। खास बात यह है कि धारा 45 दरअसल आरोपी पर बंधन नहीं लगाती, बल्कि न्यायालय की शक्तियों को ही कम करती है। दूसरी ओर यह धारा प्रवर्तन निदेशालय को असीमित शक्ति देती है। न्यायालय यदि पीएमएलए के किसी आरोपी को जमानत देता है तो उसे यह फाइंडिंग देनी होगी कि आरोपी को दोषी मानने के समुचित आधार नहीं है। दूसरी ओर सरकार यदि जमानत का विरोध नहीं करती तो उसे कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। सोच कर देखिए, भला कोई न्यायालय ट्रायल के पूर्व किसी आरोपी को दोषी न मानने की फाइंडिंग कैसे देगा? इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि अब न्यायालय तभी जमानत दे सकता है जब सरकार जमानत का विरोध नहीं करेगी, अर्थात जमानत देने की शक्ति इस अधिनियम में वस्तुतः सरकार के पास ही है। जरा ये भी देखिए कि जिन स्मगलरों, ड्रग डीलरों, आर्म्स डीलरों, आतंकवादियों पर लगाम कसने के नाम पर इस अधिनियम द्वारा सरकार को असीमित शक्तियां दी गई हैं, उनमें से कितने को इस अधिनियम में सजा मिली है और कितने के विरुद्ध प्रकरण चलाए गए हैं? वास्तव में इस अधिनियम का उपयोग केवल राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने में ही होता दिखाई पड़ता है। क्या सरकार इन संशोधनों को मनी बिल के रूप में केवल इसीलिए लाई थी क्योंकि उसे इस संशोधन के राज्यसभा में पारित होने का विश्वास नहीं था? कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने कहा है कि यदि लोकसभा को चुनाव वो जीते तो इस कानून में संशोधन करके बेहतर व्यवस्था लाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में अभी भी सुनवाई होनी है।
इस कानून पर अंततः देश क्या निर्णय लेता है ये तो समय ही बताएगा। तब तक बड़ी संख्या में आरोपी जमानत के इंतजार में जेलों में बंद हैं। नमस्कार।